जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। सबसे पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला 5%, 8%, 9% ब्याज देने का। दोस्तों, आप देखते होंगे अगर कोई पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एएफटी में अगर कोई केस करता है, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट को लेके या फिर किसी दूसरे बकाया को लेके, तो दोस्तों जितने भी फैसले हैं वो पेंशनर के फेवर में आते हैं और जजमेंट में एक लाइन लिखी होती है कि जो भी ये बकाया पे किया जा रहा है इसके साथ पेंशनर को या फिर फैमिली पेंशनर को इंटरेस्ट रेट भी दिया जाए, 5%, 8%, 9%। दोस्तों, उन पेंशनर को मिल जाता है जो कोर्ट केस करता है, जो जीतता है केस। हर एक पेंशनर को इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता, बल्कि दोस्तों एक आरटीआई का जवाब भी है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आपको पेमेंट करने में लेट कर देती है तो जो बकाया का भुगतान है वो आपको इंटरेस्ट रेट के साथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बैंक या फिर स्पर्श या फिर सिविल डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देता। इसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं है। जो बकाया का भुगतान लेट हुआ वो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के द्वारा हुआ, बल्कि इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। दिक्कत की यह बात है कि जो कोर्ट केस करेगा उसे ही सफलता हासिल होगी। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को पत्र, फैमिली पेंशन को इनहेंस रेट से नॉर्मल रेट नहीं करा जाए, 7 साल का रूल खत्म किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है। उसमें एक रूल है, अगर पेंशनर की डेथ के बाद से या तो 67 एज पहले पूरी हो जाए या फिर 7 साल पहले पूरा हो जाए, उसके बाद वो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन हो जाती है, यानी फैमिली पेंशन को कम कर दिया जाता है आफ्टर 7 ईयर्स। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत की ये बात है कि जो वाइफ है, स्पाउस है, वो घर के खर्चे कैसे चलाए। यानी पहले मिल रही थी 50,000, उसके बाद वो 25,000, 20,000, 30,000 पे आ जाती है, यानी सीधा 60%। अगर हम डिफेंस की भाषा में कहें, सिविल की भाषा में कहें तो लास्ट बेसिक का 30%, डिफेंस की भाषा में कहें तो बेसिक पेंशन का 60%। तो आप जानते हैं कि अगर एकदम से वाइफ को बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है और एकदम से अगर वो नॉर्मल हो जाए, कम हो जाए, तो फिर परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे। तो दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स का एक ज्ञापन है जिसमें कहा गया, रक्षा मंत्री को रूल्स भी चेंज करने के लिए बोला गया है कि जो आपने रूल बनाया है 7 साल बाद नॉर्मल फैमिली पेंशन का, उसे हटाया जाए। यानी जो इनहेंस रेट मिल रही है पेंशनर को, तो पेंशनर के डेथ के बाद वो ही इनहेंस रेट पेंशन वाइफ को मिलती रहे जीवन भर, जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती, ताकि जो घर का खर्चा है या फिर जो और भी चीजें हैं वो सही से पूरी हो सके। आप क्या समझते हैं इससे, आप नीचे कमेंट करिएगा। तीसरी इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों, थर्ड इंफॉर्मेशन, जिन पेंशनर को 7 सीपीसी में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला है और जिनकी पेंशन रिवाइज हुई है, उन सभी पेंशनर को 570 सर्कुलर का एरियर मिलेगा। दोस्तों, काफी पेंशनर पूछ रहे थे कि सर किसे किसे मिलेगा 570 का एरियर जो सर्कुलर है। दोस्तों, जो 2016 से पहले आए हैं, जिनको 7 सीपीसी में 2.57 मिला, उन हर एक पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को 570 का एरियर मिलेगा। और दोस्तों, 570 का एरियर वही है जिसमें पेंशनर की पेंशन रिवाइज हुई है 2.57 के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 31 दिसंबर तक मिलेगी छूट, नहीं रुकेगी पेंशन। दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी समझाया हूं, 31 दिसंबर तक स्पर्श के पेंशनर की पेंशन नहीं रुकेगी जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता। बस एक कंडीशन याद रखनी है, जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ है वो 31 दिसंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्पर्श में माइग्रेटेड पेंशनर है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ओआरओपी आंदोलन की तैयारी उत्तराखंड से फिर से। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जंतर मंतर पे कुछ और संगठन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से, और भी कर रहे हैं पेंशनर्स। तो दोस्तों, उत्तराखंड से फिर से एक बार ओआरओपी पर आंदोलन की तैयारी है। कुछ सैनिक संगठन है जो फिर से ओआरओपी पर आंदोलन करना चाहते हैं और भारत सरकार के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि जो आपने ओआरओपी 2 दी है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमें फिर से एक आंदोलन करना है
OROP की गलतियों को सुधारने के लिए भारत सरकार के सामने। बिल्कुल अच्छा फैसला है दोस्तों, जितना आंदोलन करेंगे उतना ही इंपैक्ट भारत सरकार पे पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार कब एक्शन में आएगी, कब वो सुधारेगी गलतियां। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, जो पेंशनर ECHS के मेंबर हैं और जो मेडिसिन का बिल क्लेम कराना चाहते हैं, उसके रूल क्या हैं, कैसे आप मेडिसिन का बिल क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको रूल नहीं पता तो दोस्तों फिर आप मेडिसिन का बिल क्लेम नहीं कर सकते और आपके मेडिसिन बिल रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं आपको कोई बीमारी है या फिर तबीयत खराब है, आप OIC पॉलीक्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, परामर्श लेते हैं। डॉक्टर आपको दवाइयां लिख देता है कि ये दवाइयां हैं, जो अवेलेबल होती हैं वो आपको OIC पॉलीक्लिनिक से मिल जाती हैं। वैसे ज्यादातर दवाइयां आपको बाहर से ही लेनी पड़ती हैं। फिर वो पेंशनर ECHS के जो मेंबर हैं वो बाहर चले जाते हैं, बाहर से दवाइयां लेने। जो बाहर से देता है आपको दवाइयां, वो एक बिल बना देता है। बिल में क्या करता है, वो आपका ड्रग लाइसेंस नंबर और GST नंबर मेंशन नहीं करता, जिसके बेस पर आपके मेडिसिन बिल रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको यह याद रखना जरूरी है, जब भी आप बाहर से दवाइयां ले तो बिल में ड्रग लाइसेंस नंबर और GST नंबर जरूर मेंशन कराएं, नहीं तो आपके मेडिसिन बिल रिजेक्ट हो जाएंगे ECHS के द्वारा। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, अगर दवाइयां पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर से या फिर कंसल्टेंट से एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, जिससे हम बोलते हैं NA सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि दवाइयां पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल नहीं है। यानी दोस्तों जो भी आपको मेडिसिन बिल क्लेम करना है उसकी सारी परमिशन आप OIC पॉलीक्लिनिक से लेंगे, तभी आपका बिल सक्सेसफुली क्लेम होगा। जो भी आपको छोटे मोटे साइन कराने हैं, जो भी सर्टिफिकेट बनाना है, वो आप OIC पॉलीक्लिनिक से बनाइए, तब जाके आप क्लेम करिए मेडिसिन बिल। ऐसा नहीं है कि आप बिना OIC पॉलीक्लिनिक जाए, बिना कुछ रेफर कराए डायरेक्ट आप मेडिसिन शॉप पहुंच गए या फिर किसी हॉस्पिटल पहुंच गए। नहीं, सबसे पहले आप OIC पॉलीक्लिनिक जाइए, जो भी आपको बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, आप डॉक्टर को बताइए। वो पर्चा बनेगा, उसमें वो मेडिसिन लिखेगा। जो आपको मिल रही है मेडिसिन वो आप OIC पॉलीक्लिनिक से लीजिए, जो नहीं मिलती उसके आगे NA लिखवा दीजिए वहीं पे OIC पॉलीक्लिनिक से कि ये दवाइयां OIC पॉलीक्लिनिक में नहीं है, इसलिए आप इन दवाइयों का NA सर्टिफिकेट बना दीजिए कि ये अवेलेबल नहीं है। फिर वही पर्चा आप बाहर ले जाइए मेडिसिन शॉप में, फिर जो वहां से दवाइयां मिलेंगी वो आप परचेस कर लीजिए और उसमें बिल में ड्रग लाइसेंस नंबर, DL नंबर और GST नंबर जरूर मेंशन कराएंगे। फिर वो दोबारा लाइए OIC पॉलीक्लिनिक में, फिर उसका काउंटर करवाइए। फिर दोस्तों आपका मेडिसिन बिल सही से क्लेम हो जाएगा। तो जो भी आपको रूल फॉलो करने हैं वो सब करने हैं आपको OIC पॉलीक्लिनिक से। OIC पॉलीक्लिनिक के ही रूल फॉलो करके, वहां के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको अपना मेडिसिन बिल क्लेम करना है, वहां की परमिशन से। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।